आज का जो टॉपिक मैं एक बार रिपीट कर दूं, चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ मीडिया लैंडस्केप। और सबसे पहला जो हम जितने भी हमारे यहाँ 5 पैनलिस्ट हैं, सबके लिए हम 2-2 सवाल ही रखते हैं, ज्यादा नहीं रखेंगे। और सब कोशिश करेंगे कि 3 से 4 मिनट में अपने सवाल का जवाब दें और मुख्तसर में अच्छा जवाब के हम सबसे तवक्को करते हैं। और हम जानते हैं कि सब अच्छा बोलने वाले हैं, आप सब अच्छा सोचने वाले हैं, और इसमें से जो रिजल्ट निकल के आएगा इस डिस्कशन में से उससे हमारे मीडिया डायनेमिक्स में जो चेंजेस है उनका राह हल निकल के आएगा। सबसे पहला मैं सवाल करना चाहूँगा हमारे जॉइंट डायरेक्टर इम्तियाज़ काचो साहब से कि जो चेंजिंग डायनेमिक्स लैंडस्केप मीडिया लैंडस्केप में क्या क्या चेंजिंग डायनेमिक्स हैं, क्या क्या चेंजेस, नए नए चेंजेस क्या रोनमा हो रहे हैं, आप क्या नज़र रखते हैं इस पे? बड़ी चेंज हो रहा है, नहीं रहा, बहुत रैपिड चल रहा है। थोड़ा अनफॉर्चुनेट फील करता है। जर्नलिज्म का जो स्पिरिट है वो जो नए ज़माने के, हमारे ज़माने के ही जो उम्दा लेवल के नेशनल लेवल के जो मीडिया पर्सन हैं उनसे जो सीखते हैं, जिनके रास्ते जो चलने की कोशिश अब लोग सब कर रहे हैं, वो खत्म होता जा रहा है। एक अलग ही ब्रीड बन रही है, निकल के आ रही है जर्नलिज्म मीडिया पर्सन बन के, जो सीरियस जर्नलिज्म में विश्वास करते हैं, जो उस नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज आ गया है। और जैसे न्यू मीडिया कहते हैं, जिसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो गया है। कोशिश की जा रही होगी, लेकिन अभी जो आईटी एक्ट के तहत ही शायद रेगुलेट होता है, अदरवाइज आईटी एक्ट सही नहीं, बहुत सारे एक अलग से कानून चाहिए होगा न्यू मीडिया को हैंडल करने के लिए। क्योंकि जैसे सोशल मीडिया पे न्यूज़ चला लेते हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनका अता पता नहीं है, कहीं गिनती नहीं है, किस तरह कंट्रोल करेंगे, रेगुलेशंस वगैरह। तो ये मैं चेंजिंग डायनेमिक्स में मैं इसको एक बहुत अहम चीज़ मानता हूँ। और इसके लिए इसके होने से थोड़ा मिलाइन भी हो रहा है जो मीडिया पर्सन्स की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी। क्योंकि जो आजकल ये न्यू मीडिया वाला सिस्टम जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फैलता जा रहा है, तो लोग घर पे भी यकीन मान लेते हैं कि वो जो न्यूज़ आ रहा हो उससे दंगे भी हो सकते हैं, फसाद भी हो सकते हैं। लेकिन जो आप अच्छा काम आप लोग सब कर रहे हो उस पर भी एक फिर सवाल निशान हो जाता है। फिर लोग सोचते हैं वो जो व्हाट्सएप पे मैं फॉरवर्ड करके मेरे पास आया, मैं पढ़ चुका हूँ, उसमें और इसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्या पता ये सही ना हो। तो क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा सा बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर्स जिसे कहते हैं। तो एक डायनेमिक्स मैंने ये देखा हुआ है। और मीडिया वाले लाइन में इंसान को जैसे डॉक्टर को करना पड़ता है तैयारी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। शायद आपको वर्ल्ड रिलेशंस, वर्ल्ड जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स वगैरह सब की जानकारी हो, तभी तो आप किसी रेलेवेंट जानकार आदमी से कोई रेलेवेंट इशू पे सवाल पूछ सकते हो। ऐसे ही बिना कुछ बैकग्राउंड चेक किए हुए आप जाके सवाल पूछ रहे हो, जवाब जो आ रहा है आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप अगला क्वेश्चन आपने क्या पूछना है ये भी नहीं पता, तो आप इस लाइन में बहुत मुश्किल है कि आप इंटर्नशिप आप कोई चीज़ सीखें, क्योंकि आपको मैदान जंग में सीधे छोड़ दिया जाता है। तो आपको बहुत सेंसिबल भी होना पड़ता है, क्योंकि किसी बहुत जो कोई सीनियर सा, कोई सीरियस सा कोई अफसर हो या पॉलिटिशियन या जो भी है, वो आपको कॉर्नर भी कर सकता है कि आप ऐसे बेहुदा सवाल भी पूछ रहे हो, क्या बेसिस है, मतलब फिर बाद में डिफेमेशन और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो मीडिया वालों की ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल हो गई हुई है, क्योंकि हर तरह से प्रेशर्स बहुत झेलने पड़ते हैं। तो ऐसे डायनेमिक्स जो हमारे सामने उभर के आ रही हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो एस्पायरिंग मीडिया पर्सन्स हैं, यंग जौहनार जो मीडिया मास कम्युनिकेशन करके बैठे हुए हैं और कॉलेज से भी निकलना चाहते हैं, वो फिर उब जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार इतने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हम क्यों जाएं इस फील्ड में जिसमें जलालत से कम और कुछ नहीं है। तो इस जो सिस्टम है आपका, जो मीडिया फ्रेटर्निटी का जो रोल है, उसको हमें थोड़ा सा और निखार के साथ, हम सबका सोसाइटी का भी रोल बनता है कि हम खुद सपोर्ट करें, इनकरेज करें, ताकि एक ऐसे मकाम पे पहुंचे ताकि जहां बैठ के आप एक क्या कहते हैं इम्पार्शियल तरीके से तो आप रिपोर्टिंग कर ही रहे हो, लेकिन जो नई जनरेशन के लोग आ रहे हैं उनके लिए भी एक रोल मॉडल बन के तैयार हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया सर। दूसरा सवाल मैं करना चाहूँगा हाजी हुसैन साहब से। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के जो नए नए प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने आए हैं, तो इस दौर में आप ट्रेडिशनल मीडिया को कैसे देखते हैं और ट्रेडिशनल मीडिया का रिलेवेंस कितना रहा और उनको क्या क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं? सबको अस्सलाम वालेकुम और खुसूसन मीडिया फ्रेटर्निटी को आज के दिन की मुबारकबादी के साथ शायद पैनल में मैं पहले जनरेशन का एक आदमी हूँ, तो कुछ पुरानी यादें मेरे जहन में आता है। आज के दिन जब हम यहाँ पे 9th क्लास में पढ़ते थे हाई स्कूल में, तो हमारा एक टीचर हुआ करते थे उर्दू का, काचो हबीब खान साहब घुमा करगिल के, काचो मोहम्मद शाह के फादर। तो वो हमें सुबह मॉर्निंग असेंबली पे तमाम ख़बरें वो सुनाते थे। तो हम बच्चे हैरान होते थे इनको इतने इल्म कहाँ से आता है। तो उस वक़्त बच्चे कहते थे सीनियर हमारे कि ये अखबार पढ़ते हैं। तो हमें अखबार हमने देखा नहीं था, हमने ये सुना कि हमारे टीचर अखबार पढ़ते हैं और उससे ये सारा इंफॉर्मेशन उसको हासिल होता है, और इनफैक्ट रेडियो सुनते थे। तो उस ज़माने में रेडियो जो है वो हमारे करगिल में सबसे बड़ा एक वो रहा है इंफॉर्मेशन का जो साधन है, क्योंकि रेडियो के बगैर और कोई यहाँ अखबार कभी आता था कभी नहीं आता था। कोई जो पढ़े लिखे लोग वो मंगवाते थे। और बीच में हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने एक रीडिंग रूम खोला था जिसमें कुछ अखबार आते थे, कुछ मैगजीन्स। तो लेकिन वो भी टाइम पे नहीं, मतलब समझिए वो पिछले हफ्ते का अखबार आते थे, तो हम वहीं पढ़ के उससे नई नई चीज़ें मतलब हमारे लिए नहीं होते थे वो। तो अब कितना बदल गया है इंफॉर्मेशन का सिलसिला, ये आप सबके नज़दीक है, आपके सब जानते हैं। लेकिन एक बार हमें बाद में जाके पता चला कि अखबार जो है हमारे मुत्तहिदा जो रियासत था महाराजा का जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसमें लद्दाख में पहले शुरू किया है अखबार फूंया के नाम से। जो हमारे क्रिश्चियन मिशनरी वहाँ थे लेह में, उन्होंने शुरू किया लद्दाखी ज़बान में, तो वो उसका नाम फूंया रखा था। और मुझे खुशी है कि पिछले कई साल से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट लेह ने उसी नाम से ये मैगज़ीन रिवाइव करके बनाना शुरू किया या पब्लिश करना शुरू किया। तो इस पूरे खत्ते में जो पेपर है वो लद्दाख ने प्रिंट करना शुरू किया। वो भी कहते हैं वो लकड़ी का ब्लॉक बनाते थे जिस पर वो कंधा करके फिर उसको प्रिंट करते थे। अच्छा, इसके बाद JNK में वो उन्होंने 1909 में शुरू किया है लेह में। उसके बाद जम्मू कश्मीर में पहला अखबार जो है रणबीर के नाम से 1924 में जम्मू में शाये किया था लाला मलकराज ने। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ? तो वही मैंने सुना था। तो वो कहते हैं वहाँ काफ़ी पढ़े लिखे थे, उस वक़्त लाहौर जाके पढ़ के आए थे, बाहर भी पढ़ के आए होंगे। तो महाराजा ने उसको कहा आप एक अखबार निकालो। तो उस वक़्त से शुरू हो गया एक रणबीर अखबार करके, हमारे बचपन में आता था रणबीर अखबार करके। तो वहाँ से हमारा ये अखबार का सिलसिला शुरू हुआ है। इसके बाद तो रेडियो यहाँ आए और हमारे यहाँ रेडियो स्टेशन आया, और जिसमें हमारे लोकल ज़बान में पुर्गी ज़बान में ख़बरें नशर होना शुरू हो गया। तो हमें लगता था कि ये बहुत बड़ा इनकलाब आया है इंफॉर्मेशन में, क्योंकि आज का ख़बर हम आज सुन रहे हैं। लेकिन अभी मैं सोचता हूँ तो अभी इस पल का ख़बर अभी हमें आ रहा है। आज सुबह हमारे एक उस्ताद होते थे, हमारे शायर भी हैं करगिल के, जनाब ख्वाजा अब्दुल हमीद तनवीर। तो वो सुबह गुज़र गए थे नमाज के बाद। तो हमें एकदम से पता चला कि वो गुज़र गए हैं। तो इस तरह हम एक ग्लोबल जो एक विलेज बन गया है दुनिया। अब दुनिया के मशरक़ और मगरिब में हमें पल पल की ख़बरें आज मिलता है। तो ये अभी इसमें जो इनकलाब आया है
सोशल मीडिया का जो आपने चेंज का जिक्र किया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का, ये 2000 के बाद इसमें आया है। 2004 में जब आपका फेसबुक वगैरह शुरू हुआ था, तो उसके बाद से फिर तो इसमें रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अभी उस वक़्त तो हमने हमारे जनरेशन में हम कुछ लोग थे जिन्होंने कंप्यूटर सीखा था, तो जब हम कंप्यूटर सीख के थोड़ा बहुत करने लगे थे तो ये सोशल मीडिया कहा गया। इसके बाद हम बिल्कुल, हमारे जनरेशन जो है अब और मतलब हम अब उसको पा नहीं पाते हैं। हम ये एक चीज़ समझते हैं तो दूसरा आ जाता है, तीसरा समझने की कोशिश करते हैं, चौथा आ जाता है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, उसके आने से तो बिल्कुल इनकलाब आ जाएगा यहाँ पे। सारे आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका सिस्टम है, क्योंकि पहले अखबार जो था वो बड़ा ये था, फिर अखबार की अहमियत जो है सोशल मीडिया ने कम किया। अब सोशल मीडिया भी इतना फास्ट हो रहा है कि अब पता नहीं क्या आने वाला है। तो हमें जो है, अभी मुझे खुशी होती है कि आप इतने सारे हमारे प्रेस से, मीडिया से, फ्रेटर्निटी के लड़के आके हमें, उस दिन में टूरिज़्म के फंक्शन में भी मैंने जिक्र किया था कि मुझे 2 चीज़ की खुशी होती है। एक, हमने जब यहाँ टूरिज़्म शुरू किया तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर कोई सामने नहीं आता था, हालांकि बहुत इंसेंटिव्स था उस वक्त भी, लेकिन लोग सामने नहीं आते थे, मतलब वो जो है मेंटली तैयार नहीं थे। इसी तरह मीडिया में जब ये रेडियो में जो ये शेरविन वगैरह आता है, उनका एक आदमी आके यहाँ से वापस आता, मैं श्रीनगर में उस वक्त काम करता था, तो उन्होंने कहा यार वहाँ पे कोई हमें जो है नामनिगार हमारा मुझे नहीं मिला, अब हमने एक टीचर को बता के आया है, वो हमें भेज देगा। तो हमें बाद में पता चला ये हमारे अहमद शरा साहब थे, वो टीचर के काम भी करते थे, तो वो कवरेज देते थे। ये हालत थी उस वक़्त हमारी यहाँ पे से 2000 से पहले। तो अभी खुदा का शुक्र है आप लोग इतने सारे मीडिया में आए हैं, लेकिन मीडिया में जैसे पहले भी यहाँ बहुत सारे लोगों ने बताया, इसमें आपको जहाँ फंडामेंटल राइट्स आप बता रहे हैं, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी बताना है आपको, बहुत सारे बैलेंस और जो जर्नलिस्टिक इथिक्स हैं, जो अखलाक़ी आपका एक कोड है, उसके अंदर रख के करना है। अभी मैं देखता हूँ आप लोग बहुत अच्छा ये कवरेज करते हैं जो डेवलपमेंटल स्कीम्स वगैरह का है, लेकिन उसमें कभी कभी ये एक चूक हो जाता है कि आप दूसरे साइड का वो उसमें शामिल नहीं करते, उसी में या दूसरे दिन देते हैं। दूसरे दिन देने का कोई मज़ा नहीं है, उसी में ही देना चाहिए हर जो स्टेक होल्डर है उसकी राय, तो उससे वो आपका जो है वो रिपोर्ट जो है जामे हो जाता है, बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, फिर एक बार मुबारकबाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, नई नई चीज़ें खुल के सामने आ रहा है। लद्दाख फोलिया 1909 में पहले और जम्मू कश्मीर से भी पहले यहाँ पे शाया हुआ था, ये जानने को मिला। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने रीडिंग रूम का एक सिलसिला शुरू किया था, जानने को मिला। मैं सारे पैनलिस्ट से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने जवाब को सिर्फ 3 मिनट के वक्त में देने की कोशिश करें। इसके बाद मैं सवाल करना चाहूँगा मोहम्मद अली वजीरी साहब से कि स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के दौर में, क्योंकि स्मार्टफोन्स की वजह से और सोशल मीडिया पे इजीली अपलोड कर सकते हैं, तो इसमें आप सिटीजन जर्नलिज्म को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अनर साहब। सबसे पहले रेस्पेक्टेड काचो साहब और रज़ा अली आबिदी साहब, बाकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ऑफिसर्स और मेरे अज़ीज़ मीडिया बरादरी, सबको अस्सलाम वालेकुम। और ख़ुसूसन आज इस प्रेस डे के मौके पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो अनवर साहब, जिस तरह आपने कहा कि ये बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन है आज के, ख़ुसूसन जो आज के इस एज में जो मीडिया है, तो सिटीज़न जर्नलिज़म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अभी काफ़ी बनब रहा है, मतलब ये दिन ब दिन हाँ शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं और इसकी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत ही असर पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि सिटीज़न जर्नलिज्म क्या है और
मेन स्ट्रीम मीडिया क्या है। ठीक है, जहां हम एक तरफ ज़रूर हम कह सकते हैं कि सिटीजन जर्नलिज्म होना चाहिए, ठीक है, ये एक हम ये भी मानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए ख़ासकर जो दूर दराज इलाकों से मार्जिनलाइज सोसाइटी के लिए, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए ये एक बेहतरीन साधारण हो सकता है। बट एट द सेम टाइम इसमें मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडास बहुत ज़्यादा होते हैं जिसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जिस वजह से आजकल जिस तरह से अभी काचो साहब भी फरमा रहे थे मीडिया बाइट में कि कह रहे थे कि मोबाइल हाथ में आ गया और किसी भी इलाके से कुछ भी हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो वहाँ से आपके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और आपने अपलोड कर दिया। तो इसमें हमें बहुत ही देखना चाहिए कि इसका जहाँ पे मेरिट है और इसका डीमेरिट को भी देखना चाहिए ताकि इसमें एक बैलेंस भी हो और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर असर भी ना हो। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा गाजू साहब की। कुछ साल पहले जब यहाँ पे डीएसपी एक मरहूम अब्दुल खालिक ले का था, तो अचानक कुछ लोगों को अरेस्ट किया पुलिस ने। तो उसमें मुझे भी बुलाया, ग्रेटर लद्दाख का भी था। तो वहाँ पे एक लड़के ने लिखा था 2 मिलिटेंट आर अरेस्टेड इन कारगिल। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को, जो ग्रुप एडमिन को बुला लिया। तो फिर इसके बाद देखा कि एक छोटा बच्चा जो शायद 15 साल भी जिसका उम्र नहीं था, तो उसने वो अपलोड किया था सोशल मीडिया पे। तो फिर वहाँ पे हमारे सामने इंट्रोगेशन किया कि भाई इस तरह तुमने क्यों बोला। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि सर उसमें मैं नाम नहीं ले सकता हूँ कि एक बंदा था जिसको बुलाया गया था, पुलिस ने ट्रेस करके उसने व्हाट्सएप ग्रुप खोला था। जिस तरह जो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत ही ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको फिर पूछा कि फलाना, उसका अपने गांव का नाम था फलाना गांव का टाइम्स, तो उसमें उस लड़के ने ये चीज़ दिया था। तो फिर इसके बाद धीरे धीरे उसको इंट्रोगेशन किया कि भाई तुमने क्यों इस तरह से लिखा, कारगिल में कौन सा ये चीज़ हो, मुझे तो नहीं पता, मैं डीएसपी हूँ, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर इस तरह कोई। फिर उस बंदे ने बोला मुझे दाइश से बहुत नफरत है क्योंकि आज 2 दाइश को मार दिया गया, कहीं कुपवाड़ा में या कहीं इस तरह बोला, इसलिए मैंने ऐसे ही, मुझे नहीं मालूम था इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है या कुछ क्या असरात है, तो उसने लिख दिया था। टीनेजर लड़का था। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना ज़रूरी है। घर में बुखारी के सामने एसी रूम से बेड के मीडिया पे कुछ भी हो, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो जानते हैं कि किस न्यूज़ को कब पब्लिश करना है, किस वे में करना है और किस तरह से करना है। बट एट द सेम टाइम कि हम बस सिर्फ ये कहते हैं कि सिटीजन जर्नलिज्म के नाम पे घर पे बैठ के कि इन चीज़ों को, पैरामीटर्स को समझना चाहिए। मैं ये कहूँगा जहाँ आपका मेरिट है वहाँ डीमेरिट्स को भी देखना चाहिए। हाँ, हम ये कहते हैं कि सिटीजन जर्नलिज्म में कॉस्ट रिपोर्टिंग जो इफेक्टिव मतलब बहुत ईजी होता है, घर से ईजीली होता है बनिस्बत मेन स्ट्रीम मीडिया के। तो मैं तो यही कहूँगा कि अनवर साहब की आज के इस दौर में जहाँ पे बहुत ही फूंक के कदम रखना चाहिए कि आप ठीक है घर से आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन वो सोर्स का एटलीस्ट आप पता कीजिए और उसकी डेप्थ तक जाके आपको मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ तक सच है। तो मेरा यही मानना है कि सिटीजन जर्नलिज्म को थोड़ा सा, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी के नाम पे आप यूज़ करते हो, लेकिन उसको थोड़ा सा तरीके से और करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ आप अपलोड कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सिटीजन जर्नलिज्म एक बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अदा करें। इसके बाद मैं सवाल करना चाहूँगा मोहम्मद इसाक साहब से कि मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के दौरान जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो कैसे पता करें, कैसे एक्यूरेट रिपोर्टिंग करें, कैसे पता करें कि कौन सी फेक न्यूज़ है, कौन सी मिस इन्फॉर्मेशन है, और एक्यूरेट रिपोर्टिंग को कैसे पहुंचाएं, क्योंकि साथ में बहुत सारे लोग बैठे हैं सोशल मीडिया पे अपना स्मार्टफोन देके वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, और आप एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया होते हुए कैसे एक्यूरेट रिपोर्टिंग करें। सबसे पहले नेशनल प्रेस डे के मौके पे सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। जिस तरह से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अनवर साहब ने किया है और उसी क्वेश्चन के बारे में वज़ीर साहब ने भी जिक्र किया है, क्योंकि आज के टाइम पे एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों के पास बहुत ज़्यादा है और उस वजह से मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दौर है
और सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारे जो अपडेट्स लोगों के पास आ जाता है, तो उस वक्त मीडिया के लिए एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया के लिए और मेन स्ट्रीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को काउंटर करने के लिए मुझे लगता है लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत ज्यादा चैलेंज है। वो इसलिए चूंकि हमारे जो ऑडियंस है वो यकीनन अभी जो है बाकी देश के अन्य जगहों से या दुनिया के दूसरे जगहों से काफी इनोसेंट है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आप कैरी करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के जरिए या दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आ जाते हैं तो लोग सही समझ लेते हैं। तो इसको बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अपना क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने की जरूरत है। क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसलिए जरूरत है चूंकि आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो इस हवाले से एक एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जिसमें मीडिया लिटरेसी आता है। तो मीडिया लिटरेसी जो है एक तो जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और दूसरी जानिब पब्लिक को भी, क्योंकि पब्लिक को उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, तो पब्लिक को भी मीडिया के बारे में अवेयरनेस पहुंचाने की जरूरत है। और दूसरी जो अहम चीज मैं कहना चाहूंगा, आज के टाइम पे जो फैक्ट चेक का बहुत एक बड़ा दौर है। कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो जो भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से मीडिया आउटलेट्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन को फैक्ट चेक के बिना, सोर्स को, एक्यूरेट सोर्स को पता किए बिना, चूंकि आज के टाइम पे फैक्ट चेक के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और आउटलेट्स हैं, तो वो चेक करे बिना अगर पब्लिश करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मुश्किलात हो जाता है। तो पब्लिक को भी ये पता चलना चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपको आता है उसका रिलायबल सोर्स क्या है और इस इंफॉर्मेशन को फैक्ट चेक करके है कि नहीं। और एक अहम चीज मैं बताना चाहूंगा, खासकर जो लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में अगर कहें, बहुत सारे हमारे पास इस वक्त प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहे जो जर्नलिस्ट्स हैं वो प्रोफेशनल होना जरूरी है, ताकि इस मिस इंफॉर्मेशन के दौर में एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो दे पाए और लोगों को एक जो है उम्मीद जो है बरकरार रहे कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स हैं ये सही चीज है। और सेकंड चीज कि मेन स्ट्रीम और जो जनरल सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं उनमें फर्क है। तो इस सिलसिले में जिस तरह से जर्नलिस्ट को अपने कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स अटेंड करके डे बाय डे किस तरह की जर्नलिस्टिक नॉर्म्स में चेंज हो रहे हैं, उस हवाले से इंफॉर्मेशन और अपडेट लेने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि एज ए वॉच डॉग जो है एस्टैब्लिश किया, एक जो है नजर रखने के लिए एस्टैब्लिश किया, उस तरह जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो भी इन चीजों के ऊपर नजर रखते हैं। और साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जिस तरह से इससे पहले वर्कशॉप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते आते हैं, तो इस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स करेंगे तो जर्नलिस्ट जो है अपने जर्नलिस्टिक कंडक्ट्स के साथ, कोड ऑफ एथिक्स के साथ वो अगर काम करें तो यकीनन मिस इंफॉर्मेशन के दौर में अच्छे से एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का रोल प्ले कर सकते हैं और एक बेहतरीन एक मीडिया रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से वो आप अपने सोसाइटी को एक कंट्रीब्यूशन पेश कर सकते हैं और कम्बेट भी कर सकते हैं इस इशू को। थैंक यू। जर्नलिस्ट अपने स्किल्स को अपग्रेड करें और साथ में फैक्ट चेकिंग वेबसाइट और फैक्ट चेकिंग जो रिसोर्सेज हैं उनसे मुंसलिक रहें। इसके बाद मैं एक सवाल करना चाहूंगा मंसूर पीर साहब से, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो प्रिंट मीडिया है, जो न्यूज़पेपर्स है या जो रीडिंग वाला जो पेपर पे जो चीज आ रहा है, बुक्स है, जर्नल्स है, उनका रीडर्स जो है बहुत कम हो रहा है और उनको जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी आप तो ऐसे लोग में वो जैसे क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि अपने आप को जिंदा रखें। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जब भी हम इंडिया में प्रिंट मीडिया की बात करते हैं तो वी गो बैक टू हिकी गेस्ट when James Hickey started the newspaper in Calcutta. We call it the Calcutta General Advertiser, 1780. So उस टाइम से लेके 2024 तक प्रिंट इंडस्ट्री हैज गॉन थ्रू नंबर ऑफ चेंजेस। सो इसमें ये चैलेंज एक भी है कि प्रिंट मीडिया को, कि जो आज का डिजिटल मीडिया है, इट इज a challenge for the print industry since the circulation of newspapers specifically post COVID-19 has gone drastically down. But the journalists who are working in print media, they have resorted to other sources now. Since we have YouTube, we have Facebook, we have other forms of the media where we can put our information that we use in the print media. So most of the good websites in India or abroad, they have started to their print editions. So this is a challenge for the print media, but the journalists
They have to equip themselves, to be ready for this challenge. To equip themselves. For example, if we are doing a story for the print, it may be some 500-word story. Or likewise, if you can do this story for an online portal, you can do it differently because you have a lot of space. You can, converge the things. You can use your videos. You can use photographs. You can use text. You can even use the galleries. So ये एक वे आउट है जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि आजकल के जर्नलिस्ट जो प्रिंट में काम कर रहे हैं, many people have shifted to YouTube. Likewise, last time in our winter, Meenakshi Kanwal was here. She has shifted to YouTube. Likewise, there are many journalists. So हमें ये सोचना है, चाहे शायद प्रिंट की सर्कुलेशन कम हो गई, हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है. Yes, there are options. उसके लिए हमें अपने आप को इक्विप करना है. वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और जो स्किल सेट है हमारा, मतलब जो प्रिंट में हमारा स्किल सेट था, वो बहुत लिमिटेड था. बट जब हम 21st सेंचुरी की बात करें, और इसमें मतलब मिसाल है कि जो भी स्किल्स है, मतलब वो हमें मतलब अपने आप में लाने हैं, सो दैट वी डोंट फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंज. तो ये प्रिंट इंडस्ट्री की बात थी. तो सिमिलरली मतलब इलेक्ट्रॉनिक की बात है, टेलीविजन की बात है. फॉर एग्जांपल हम BBC की बात करें, हम NDTV की बात करें, पहले वो टीवी चैनल्स थी, बट नाउ दे हैव देयर ओन स्मॉल यूनिट्स. लाइक the national TVs are on social media. They have converged now to websites, जहाँ पे वो वाली इंफॉर्मेशन जो बंदा टीवी नहीं देखेगा, बट एटलीस्ट जो बंदा मोबाइल पे है उसको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है. टीवी में आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, बट आज मोबाइल पे आप यू कैन इंटरेक्ट विद द वेबसाइट्स, यू कैन कमेंट ऑन देयर ट्विटर, यू कैन सेंड द मैसेजेस ऑन Instagram. Hindu some 2 years back started some initiative of response from the readers. Even they use it to publish that. So these are the things which we should also take forward in order to keep ourselves live. बाकी कोई ये नहीं है कि प्रिंट शायद स्टॉप हो गया है कि जर्नलिस्ट्स would stop working. बट एक चीज है, ये मतलब यहाँ पे एक मौका है, सिंस यू आर ऑल जर्नलिस्ट्स हियर, वी शुड appreciate ourselves being working in a tough district like Kargil. In Jammu and Kashmir बहुत सारे facilities है, यहाँ पे we can understand your pain the way you are working, but keep that the good work and inshallah you will succeed. शुक्रिया अमीर साहब. बता रहे थे कि जो ट्रेडिशनल जो मीडिया है वो अपने आप को न्यू मीडिया में भी अपना प्रेजेंस दिखाएं ताकि आप सस्टेन कर पाए. इसके बाद नेक्स्ट सवाल हाजी साहब से करना चाहूँगा. हाजी साहब, आप पहले भी मीडिया एथिक्स के बारे में बात कर रहे थे. अभी सोशल मीडिया के जो यूसेज है उससे मीडिया एथिक्स पे क्या असर मुरतब हुए हैं, और एक जर्नलिस्ट जो है सोशल मीडिया को यूज करते हुए साथ में अपने प्रोफेशनलिज्म को, अपने मीडिया एथिक्स को कैसे सस्टेन करें, उनको कैसे बरकरार रखते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें? जैसे कि पहले हमारे पैनलिस्ट ने भी उस तरफ तवज्जो दिलाया कि जो बेलगाम जो सोशल मीडिया का यहाँ पे जो इस्तेमाल है, उसकी वजह से जर्नलिस्टिक एथिक्स जो है वो विक्टिम बन गया है. तो इसमें हमारे जो मीडिया फ्रेटर्निटी है, इनकी जिम्मेदारी बनता है कि इसको जिस तरह अभी इसाक ने कहा कि एक मैकेनिज़्म करके इसको हम फैक्ट चेक वाला एक सिलसिला करके जो कुछ आप सोशल मीडिया पे या किसी सोर्स से आता है उसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी इस तरह अपनाएंगे तो इसमें आपके एथिक्स का जो है कंप्रोमाइज़ हो जाता है. क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप जो भी न्यूज़ देते हैं वो जो है 100% सच पर मबनी है ना. क्योंकि ट्रुथ जो है वो एक मीडिया का एक बेस होता है, सच्चाई. तो सच्चाई को हम कैसे इसको फिल्टर करके आप निकाल के लाते हैं,
इसमें आपका एक रोल होता है। दूसरा ये भी नहीं है कि जो मतलब कभी होता है जो ऐसी चीज़ें जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखा नहीं सकता है। हाँ, कोई जैसे कोई क्राइम का सीन ऐसा होगा जो आप दिखा नहीं सकता है, या ज़्यादा वायलेंस होगा, खून होगा, या ज़्यादा कुछ उसमें जेंडर मैटर का करता होगा, तो उसमें आपको देखना चाहिए कि हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल मेन स्ट्रीम मीडिया वाला मैं इसमें से इसको किस तरह से जो है ऑडियंस को प्रेजेंट करूँगा। तो इसमें आपका जो मॉरल या एथिक्स का जो है बड़ा रोल रहता है। इसमें जो हमने तो अनफॉर्चुनेटली पढ़ा नहीं है, जो आपके आजकल आप लोग मास कम्युनिकेशन या जो मीडिया के जो सब्जेक्ट पे आप लोग पढ़ते हैं, तो उसमें यकीनन एक हिस्सा होता है आपको जो आपका एथिक्स और मॉरल का कैसे आप उसको बरकरार रखना है। तो हम बाकी जो दुनिया अभी आज यही चाहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है या जो रेस्पेक्टेबल मीडिया जो आप हैं उन वो जो है सही जो है कंटेंट जो है लोगों को दिखाए। मतलब उसमें यही सबसे ज़रूरी है कि जो प्रेजेंटेबल चीज़ें हैं, मसलन ये कि कुछ चीज़ें आप नहीं दिखा सकते, जैसे मैंने पहले कहा, तो ऐसी चीज़ों को या कोई ऐसी चीज़ जिससे कम्युनल रिवॉर्ट फैल सकता है, जिससे नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो सकता है, तो ऐसी चीज़ें आम आदमी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन आप एक रिस्पॉन्सिबल एक मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाला होने की वजह से आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो इन चीज़ों को आपको ख्याल रखना है। तो मैं ज़्यादा मेरे पास बोलने के लिए नहीं है, तो थैंक यू वेरी मच। क्योंकि रिसर्च में भी जब आप रिसर्च करते हैं उसमें भी एक टर्म आता है ट्रायंगुलेशन, क्योंकि जब आप किसी भी चीज की जांच पड़ताल करते हैं आप उसको 2-3 डिफरेंट मेथड से जांच पड़ताल करें। अगर सब सारे मेथड्स आपका रिजल्ट सेम आता है तब आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं एक्यूरेसी है। नेक्स्ट सवाल मैं करना चाहूंगा अली वजीरी साहब से। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा क्योंकि आजकल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पे कहीं न कहीं सवाल उठते हुए उस पे लोगों का ट्रस्ट जो है थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया क्या करें कि अपनी इज्जत को बचा लें? बहुत बेहतरीन सवाल है अनवर साहब। ये मैं काजू साहब एक शेर से शुरू करना चाहूँगा इस सवाल का जवाब। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो ये यही है सर। देखिए मीडिया का मतलब यही है कि एक हकीकत, आप एक चीज़ को एक मैं एग्जांपल दूंगा कि सैयद, इनका नाम है सैयद हाशिम रिजवी, तो मैं उनको बुलाना शुरू कर दूंगा मूसा तुमेली, तो ये तो सीधा सीधा मैंने छुपा दिया ना। अब जो मेरे व्यूअर्स या लोग कहेंगे कि इनको तो सैयद हाशिम कहते हैं, अब कैसे इनको मूसा तुमेली कहा। तो ये एक चीज़ से ख़ास कर ये जो आपका सवाल है वो ख़ासकर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑनर्स एडिटर्स के बारे में है कि वो लोग, मैं तो ये कहूँगा कहीं ना कहीं कि इसमें जो हकीकत एक न्यूज़ है, फैक्ट न्यूज़ है, वो चलाने के बगैर वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है। कॉर्पोरेट, चाहे वो कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस आप उसको बोल सकते हैं या उसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हम कह सकते हैं। किसी बहुत बड़े नेता के कारण मैं ये न्यूज़ नहीं चलाऊँगा बल्कि उसके अगेंस्ट में चलाऊँगा। लेकिन लोगों को पता होता है कि सिर्फ न्यूज़ रूम को तो पता नहीं होता है ना कि ये चीज़ मैं इसको छुपा रहा हूँ। वो अपने आप को होशियार ज़रूर समझते होंगे, बट एट द सेम टाइम व्यूअर्स को पता होता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, कि इसने मैनिपुलेट करके ये न्यूज़ चला दिया। तो ये एक्चुअली जो ट्रस्ट को रिगेन करने के लिए जो अभी हम अपनी साख, जिसको हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे खो रहे हैं, कि मतलब कभी मैंने पहले पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खासकर बहुत ज़्यादा हर समाज में, हर सोसाइटी में यही होता है, और सबसे मीडिया वालों की कमज़ोरी भी यही होती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो आप उसको हकीकत को छुपा दो, तो ये कभी नहीं होगा। व्यूअर्स को आपको धीरे धीरे एक्सपोज ज़रूर होगा। लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि न्यूज़ रूम को आप एटलीस्ट उसको आप अलग कर दीजिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस या जो भी जितने भी पर्सनैलिटीज़ होते हैं उनसे आप अलग कर दीजिए। और एक चीज़ है, ख़ासकर जो हमारे मीडिया एक ओपिनियन होता है, एक स्टोरी होती है,
तो न्यूज़ और ओपिनियन को भी थोड़ा सेपरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये तो कोई लिखते हैं उसका अपना एक ओपिनियन होता है, न्यूज़ का एक अलग वो होता है, उसको सेपरेट करने की ज़रूरत है। हाँ, वो उसको ताकि कम से कम मतलब हकीकत को लोगों तक पहुंच सके, जो चीज़ रियलिटी है वो लोगों तक पहुंच सके। फिर इसके बाद आपके सबसे ख़ास बात ये है कि हम मीडिया वालों को चाहिए कि रिपोर्टिंग में जो है वो ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, कि हमें जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे हम ला सकते हैं। तो इन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि अगर इन इथिक्स पर, जर्नलिस्टिक इथिक्स पर अगर मीडिया जर्नलिस्ट अगर काम करें तो खुद ब खुद अपने आप आपको कोई रीगेन करने की ज़रूरत नहीं है। लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे, ये बंदा सही बोल रहे हैं, वो बंदा गलत बोल रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे व्यूवर्स को। थैंक यू सो मच इन अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। हकीकत छुपाए छुप नहीं सकती। तो मैं एक सवाल छुपा के रखा था ज्वाइंट डायरेक्टर इम्तियाज काचो साहब के लिए, क्योंकि आप सरकार से ताल्लुक रखते हैं और आप सरकार को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करे कि एक तो जो हार्मफुल जो कंटेंट है वो उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको रोका जा सके, और साथ में फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है वो भी कहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो। इन दोनों को कैसे बैलेंस करके गवर्नमेंट जो है गवर्नेंस पेश करें? इतना मुश्किल नहीं है ये सब करना। आजकल के मीडिया पर्सन्स बहुत ही मैच्योर और समझदार हैं, तो जुवेनाइल तो उनको कह नहीं सकते, तो खुद ही अपने लेवल पे ही ठीक ठाक फिल्टर करके भी न्यूज़ पेश करते हैं और लोगों की बातें आगे तक पहुंचाते हैं। अदरवाइज तो गवर्नमेंट के लेवल पे भी रेगुलेशंस बहुत सारे हैं। कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ़ायदा उठाते हुए वो कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं, तो उसमें तो कुछ थोड़ी पेनलाइज भी करना पड़ता है, और कभी कुछ ओवर द बोर्ड चले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे पूरे लद्दाख में मीडिया पर्सन्स इतने मैच्योर हैं कि कुछ ज़्यादा ही अनहेल्दी क्रिटिसिज्म कभी ना करें, लेकिन एक अपने तरीके से एक डिसेंट बिहेवियर को अपनाते हुए भी अपनी बात पहुंचा देते हैं, और अथॉरिटीज़ भी जब उसका जवाब भी सही बाज़ाब्ता दे देते हैं। इनफैक्ट क्या होता है कि किसी एक डिपार्टमेंट का या किसी स्कीम के बारे में कोई फ्लॉ अगर किसी डिपार्टमेंट तक पहुंचाई जाए तो डिपेंड उनके डिपार्टमेंट के ऑफिसर पे भी करता है कि किस पॉजिटिव तरीके से उसका जवाब देते हैं और उसका अजाला करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मीडिया की तरफ से किसी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी कोताही रह गई अगर कही जाए, तो अगर रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल कोई ऑफिसर होगा, मुलाजिम होगा, तो वो कहेंगे ठीक है, शुक्रिया आपने ये पॉइंट आउट किया, हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार घूम फिर के किसी की ग्रीवेंस ही होती है, तो उस ग्रीवेंस का हल करना, तो हल निकालना तो मुलाजमों का, हम पब्लिक सर्वेंट्स का फ़र्ज़ ही बनता है। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अभी हमारे लद्दाख में वैसे कुछ रेगुलेशन लाने की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि जो भी मीडिया वाले काम कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव, बहुत ही प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इसलिए क्योंकि किसी न किसी की आवाज़ होगी, किसी का एक दुख होगा जो मीडिया पर्सन के ज़रिए किसी अथॉरिटी के सामने लाई जा रही होगी। तो मुझे नहीं लगता ऐसे कि कोई कॉन्फ्रंटेशन वाली बात अभी तक आप लोगों के सामने आई भी होगी कि जहाँ कुछ ज़्यादा ही टक्कर हो रही हो और ईगो क्लैश भी प्रेस्टीज इशू बन गया हो। अब जब मीडिया पर्सन कोई मसला किसी अथॉरिटी के सामने लाए तो उसका हल भी निकालना एक मतलब पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। जी बस आखिरी 2 सवाल बचे हैं, बहुत शॉर्ट आंसर चाहूँगा। अब मोहम्मद इरफान से पूछना चाहूँगा कि एक दौर था कि हम फील्ड में जाते थे, अपना रिपोर्ट उठाते थे, उसको फाइल करते थे, एक रिटन फॉर्म में न्यूज़पेपर में लेके आ जाते थे, या जाके एक बार रिपोर्टिंग कर दिया, अपना पीटीसी दे दिया, खत्म। अब की दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, और अभी जो चेंजिंग डायनेमिक्स है मीडिया में, मल्टीमीडिया के दौर में, इस दौर में एक जर्नलिस्ट का जो रोल है वो कैसे चेंज हुआ है, उसमें क्या क्या तब्दीलियां आई हैं? जी अनवर साहब, जिस तरह से पहले के टाइम पे मीडिया वन वे था, यानी आप जिस तरह से हाजी हुसैन साहब ने भी कहा कि एक आपने न्यूज़ पब्लिश किया, वो चला गया, ऑन एयर हो गया,
लेकिन आज के टाइम पे मीडिया जो है बहुत इंटरेक्टिव है और बहुत इंगेजिंग है, क्योंकि आज के टाइम पे जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो वीडियो के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से और एनिमेशंस के माध्यम से अपने जो अपडेट्स हैं, अपने जो स्टोरीज हैं वो लोगों तक पहुंच जाते हैं। और दूसरी जानिब जो खासकर अगर हम इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग की बात करें, आज के टाइम पे जो ऑडियंस हैं वो भी जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। खासकर जिस तरह से डेटा जर्नलिज्म की बात करें, इससे पहले जो है प्लेन वे में आपका जो फिगर रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो ऑडियंस को आसानी से नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन आज के टाइम पे आप जानते हैं इलेक्शन के कवरेज के टाइम पे जो ऑडियंस है वो टोटली जो इलेक्शन कवरेज है वो ट्रैक कर पाते हैं, वो इंटरेक्ट कर पाते हैं उस अपडेट से। और साथ ही साथ टीवी चैनल्स पे जो चार्ट्स के जरिए फिगर्स को, डेटा जर्नलिज्म को स्मार्ट वे तरीके से यूज करके आसानी तरीके से लोगों को समझा पाते हैं। तो इस तरह की चेंजिंग है और जो इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ज्यादा है। आज एक ऑडियंस, एक व्यूअर वो अपना जो भी स्टोरी जो मीडिया आउटलेट छाप रहे हैं उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, मैप्स के थ्रू जाके वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो कोविड के हवाले से या इलेक्शन के हवाले से वेबसाइट्स पे जाके वो टोटली इंटरेक्ट करते हैं या कमेंट करके वो इंटरेक्ट करते हैं। तो जो इस साल का जो चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ प्रेस हैं, तो उस हवाले से जो मीडिया अब जो है मल्टी जो मीडिया के जरिए, न्यू मीडिया के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए जो लैंडस्केप वो पहले से बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। आखिरी सवाल करना चाहूंगा हमारे एडिटर मंसूर पीर साहब से। आप मीडिया का जो इंडस्ट्री है उसके फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं? क्या ट्रेडिशनल जो मीडिया आउटलेट्स है वो सस्टेन करेंगे या डिजिटल फर्स्ट एक दौर की तरफ हम दौड़ रहे हैं? इसमें मेरा पॉइंट ये है कि मेरे माइंड में एक ट्रायंगल आ रही है। एक साइड से प्रिंट मीडिया है, दूसरी साइड से है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और जो थर्ड है उसमें है कन्वर्जेंस। तो इसी कन्वर्जेंस लेके हमें आगे चलना है, क्योंकि चैलेंजेस तो है, मैंने वो पहले भी बताया। टीवी आज लोग बहुत कम देख रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो वॉच टेलीविजन एट होम? कितने लोग? मैं 4 साल से टीवी नहीं देख रहा हूँ, बट आई सी माई मोबाइल फोन एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी मतलब 1 hour ऑफ। तो इसमें वही मतलब हैव टू बी मोर टेक सेंट्रिक। द गैजेट्स which are now coming, people use those gadgets to gain the information. पहले एक मतलब रीडर अखबार को लेके इतना वेट करके कारगिल में बैठ के श्रीनगर से कब अखबार आएगा, जब तक जोजिला से पार होगा तब तक वो इन्फॉर्मेशन पता नहीं आज कहाँ कहाँ चली जाती है। तो अभी लोग भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। दे आर कंज्यूमिंग द मीडिया विद हेल्प ऑफ द गैजेट्स। पहले हम स्पून फीडिंग करते थे in the form of TV and the print, or for that matter radio. But even radio has now also moved. They are online. There are many stations in India and abroad जो online mobile पे अब available है. It is available on your fingertips. So यही एक मतलब रास्ता है जहाँ पे हम survive कर सकते हैं। मतलब मल्टीमीडिया स्टोरिंग टेलिंग को हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि पहले वीडियोस बहुत बड़े थे, न्यूज़ बुलेटिन इतने सारे बड़े थे। अभी नाउ द रील्स आर गोइंग फॉर 10 seconds। इसमें 10 seconds में इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है कि इंसान इमेज नहीं कर पा रहे कि इतनी रिच इंफॉर्मेशन है। सो उसी हिसाब से हमें भी चलना है। टू बी एट द राइट पाथ, वी हैव टू टेक अप the technology and do our storytelling by using the good use of the technology। तो उसमें कुछ suggestions ये भी है कि print में हमें पहले photo editing का पता ही नहीं होता था। Now you have to be your video editor, you have to be your photo editor, even you have to be the editor of your own selves, because हम press में कहते हैं कि reporter is the first editor। जो रिपोर्टर सोचेगा, जो व्यू पॉइंट अपनी स्टोरी में लिखेगा, वही एडिटर के पास पहुंचेगा। तो यू हैव टू बी द एडिटर्स ऑफ योर ओन कॉपीज। तो और मतलब अपना जो मतलब हॉरिजन्स है वो बढ़ाने हैं,
तो जो लैपटॉप्स है, गैजेट्स है, उनका अच्छा यूज़ करके आपके मुकाबले में कोई नहीं है, तो इस चीज़ को हमें हाथ में रखना है और ध्यान देना है कि नोबडी इज गोइंग टू हाँ बिल्कुल। बस थैंक यू सो मच है विद दिस। बहुत शुक्रिया वजीर साहब। ट्रेडिशनल मीडिया से लेके न्यू मीडिया तक और उस दौर से लेके अब तक जो चेंजेस आए हैं, सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ों पर हम डिस्कस कर रहे थे, सबको विजुअलाइज कर रहे थे बहुत। और अब ये दौर है कि दुनिया मेटावर्स का वेट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन इम्तियाज काशा साहब का, हाजी हुसैन साहब का, अली वजीरी साहब का, मोहम्मद इसाक साहब का, मसूद पीर साहब का। आप सबने इस जर्नी को बहुत मुख्तसर तारीफ में और मुख्तसर से एक लम्हे में आप लोगों ने इन सबको विजुअलाइज किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।